अस्सलाम वालेकुम। 97 कैफ वन का स्टार्ट हो गया जी, और हमने ये सवाल शुरू किया हुआ था क्योंकि सवाल में चीज़ें ज़्यादा थी, इसलिए एंड पे बैलेंस होने से रह गया था सवाल। तो इस सवाल के अंदर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भी, इन पॉइंट्स में कोई मसला है किसी बच्चे को तो बताइए। इन पॉइंट्स में कोई मसला है तो बताइए जी। वैसे बैलेंस हो गया होगा सवाल, क्योंकि सिर्फ डेप्रिसिएशन रह गई थी और कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मैंने वो मार्कअप मार्जिन की रेशियो तो निकाल दी थी, तो कॉस्ट ऑफ सेल से गालिबन सेल निकालनी थी या सेल से कॉस्ट ऑफ सेल, ही तो अब देख लेता हूँ। ये क्विकली इसको बैलेंस करना है फिर। लेकिन इस एडजस्टमेंट कितने बच्चों ने इसको पूरा किया था, घर जाकर पूरा किया था? बाकियों ने क्या किया? तो आपने कहा हो गया था। अब मैं अगर अगला सवाल शुरू कर देता और ये ना करवाता जी, कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया था पूरा करने का? अच्छा, आप लोगों ने हफ्ते में क्या किया हफ्ते इतवार को, मुझे नहीं पता, क्योंकि सबसे पहले तो क्लास वर्क वाला सवाल करना होता है, असूल ये होता है। हाइब्रिड में किस किस ने इसको पूरा किया था? सवेरे सवेरे आने नाल सोमवार में दिमाग खराब करता है उसमें हरकत दिखा के। एनीवेज, अब फिर ठीक है, ऐसे सही तो ऐसे सही। 9 से ही शुरू करता हूँ बात, किसी को मसला है तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 क्या है जी, देखें। पॉइंट नंबर 9 में कहता है बैलेंस ऑफ स्नूकर टेबल एट 31 नंबर 17, ये इसकी बात कर रहा है, ये 960 की बात कर रहा है, क्योंकि ये 31 नंबर 17 का बैलेंस है। बैलेंस एट 31 नंबर 17 रेप्रेजेंट्स बुक वैल्यू ऑफ 5 एक जैसे टेबल्स जो कि परचेज किए गए थे इन 2016। 2016 में 5 एक जैसे टेबल खरीदे गए थे, 2016 में भी डेफिसिट हुए होंगे। और ये पूरा किया था तुमने अहमद सवाल? क्यों? टेस्ट की तैयारी, टेस्ट में एनपीओ ने नहीं आना। अच्छा, कैश फ्लो तुम्हारी सही हो गई, चलो फिर ठीक है, तुम्हें माफ। किस किस ने कैश फ्लो बिल्कुल सही कर लिया और इसलिए ये सवाल नहीं किया, वो हाथ खड़ा करें। थोड़ा सा तो दिल को तसल्ली दें मेरे। अच्छा, कितने बच्चों ने कख नहीं पढ़ा, हाथ खड़ा करें, वो हाथ खड़ा करें तो आपको कख नहीं पढ़ा। कितने बच्चों कैश फ्लो में अभी भी मसला आ रहा है, वो हाथ खड़ा करें, उनको तो निकालू ना क्लास से। आना कैश फ्लो का सवाल इस दफा इंशाअल्लाह, बारी है उसकी। एनपीओ का शायद छोटा सवाल आ जाए, 8-10 नंबर वाला। छोड़ता कुछ नहीं है वो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन एनपीओ का लंबा सवाल एक्सपेक्टेड नहीं है। इसलिए मैंने एक और बात भी सोची है, वो ये बात सोची है कि ये देख रहे हैं आप, ओरेकल फैमिली क्लब, ये छोटा सवाल है, आईकेप की एग्जाम्पल नहीं है, ये आईकेप का पास पेपर ही है, पता नहीं यहाँ ये क्यों लिखा हुआ है। इसको मैं रिवीजन क्लास में कराऊंगा, एक्सपेक्टेशन है ना जी। रिवीजन क्लास का मतलब रिवीजन क्लास नहीं होता हमारी, रिवीजन क्लास होती है, रिवीजन कर रहे होते हैं लेकिन रिवीजन क्लास नहीं होती, वो बेसिकली गैप एनालिसिस होता है। यानी कि हम टॉपिक I16 को देखेंगे तो उसमें ये नहीं है कि हम एक आधा सवाल भी करेंगे, ठीक है, जो रहा होगा छोड़ा होगा जब रिसेंट टाइम में होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज़ें छोटी मोटी रह गई होती हैं वो हम करते हुए और वो टॉपिक का सवाल कर लेंगे। इस तरह से हमारी रिवीजन होती है। तो जब मैं एनपीओ में आऊँगा तो इंशाल्लाह ये सवाल कराऊँगा, ठीक है। बाकी तो तकरीबन हो ही जाने हैं, ये भी कराऊंगा। ये 2 सवाल आपको इंशाल्लाह रिवीजन में करवाऊंगा मैं, ये नहीं कि ये सवाल मैं अभी आपको नहीं करूंगा, छोटे सवाल है ना। और मेरे एक्सपेक्टेशन ये है कि टॉपिक तो पूरा तैयार करेंगे, पर छोटे सवाल रिवीजन के लिए मैंने ये अलग कर लिए 2 आदत, ओके। इसके अलावा भी हो सकता है। अच्छा, तो अभी भी टर्म टेस्ट में कल इंशाल्लाह बड़ा सवाल आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ थे हम और मैंने ये सवाल आपको करवा दिया था इस उम्मीद पर कि बच्चे घर जाके पूरा कर लेंगे, लेकिन अच्छा, तो 2016 में हमने 5 एक जैसे टेबल खरीदे थे। इस वक्त 960 रुपए बुक वैल्यू है ओपनिंग, यानी 31 नंबर 17 का क्लोजिंग, यकम 18 का ओपनिंग है 960। नजर आ रहा है ना 960 आपको? ये 5 एक जैसे टेबल्स की बुक वैल्यू है। अब 5 एक जैसे हैं तो डिवाइड बाय 5 करो तो कितना आता है एक का, बोलो। अगर 5 एक जैसे टेबल्स 31 दिसंबर पर, ये आप लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं आज, ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं जिंदगी में पहली बार एनपीओ का सवाल देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे भी नहीं होना चाहिए था। पता नहीं क्या रिवीजन करते रहे फिर। अगर आप टर्म टेस्ट की कितनी तैयारी कर ली है, पता नहीं ज्यादा ही ना हो गई हो तैयारी। अच्छा, ज्यादा बरूद ना पाया गया तो दुश्मन तो भी अगे जाके डिगोगे। अच्छा,
चले जी, तो अब ये जो आपको जरा तस्वीर को कुछ और थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे। ये यार ऐसे नजर आ रहा है, गुजारा हो रहा है ऐसे, सही है। चलो अच्छा जी, अब ये स्नूकर टेबल है। ये स्नूकर टेबल के अंदर कह रहा है 960 रुपए जो पड़े हैं। ये अब मैंने पिछली बार वाली तस्वीर उठाई है तो उसमें ना ये मैंने जाते जाते कर दिया होना है ना उस दिन, ठीक है। एनीवेज डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दो ये 960 डिवाइडेड बाय 5। क्यों जी, क्यों? क्योंकि 960 5 एक जैसे टेबल्स की बुक वैल्यू है, तो उनमें से एक बेचा है तो 960 बटा 5 करो तो जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू निकल आएगी। लेकिन एक मसला है, ये बुक वैल्यू तो साल के पहले दिन की होगी। क्या ख्याल है? 960 साल के पहले दिन की बुक वैल्यू थी ना सबकी, तो उसमें डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 960 ही डिस्पोजल की भी। ये पता है, एक सवाल हमने शुरू किया था हफ्ते को, ये पता है कम से कम एनपीओ के टॉपिक कर रहे थे, ये याद है थोड़ा सा? शुक्र है अल्लाह, शुक्र है, ये याद है इनको, ठीक है। तो वो कहता है वन ऑफ द टेबल वाज सोल्ड टू अ मेंबर फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर। अब नहीं बताया कौन सी तारीख को बिका है, तो क्या अज्यूम कर लें? जिंदगी आसान करें, फिर आसान करें जिंदगी। डिस्पोजल का अकाउंट है, और डिस्पोजल का अकाउंट कहाँ बनाया पता नहीं, यहाँ मैंने बनाया भी है कि नहीं बनाया। यहाँ से तो क्या निकल, ये क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, और डेबिट हो गया। नहीं बना हुआ तो यहाँ बना लेते हैं, यहाँ करके बना रहा हूँ मैं, मुझे जहाँ जगह मिले भाई। तो वर्किंग नंबर 16 डिस्पोजल। वह तो ज़बानी भी चल जाता है काम, बहरहाल ज़बानी ऐसे चल जाता है कि 192 वाला एसेट 212 का बिका तो गेन आ गया है जी। चले बहरहाल, तो स्नूकर टेबल के अकाउंट से क्रेडिट होकर डेबिट क्या हुआ जी? 192, ठीक है। ये कहाँ पे आपने 192 निकाला है जी? स्नूकर टेबल वाली वर्किंग का रेफरेंस। अब मेरे रेफरेंस जरा चेंज हो रहे हैं भाई, यहाँ वर्किंग के नंबर आगे पीछे, ठीक है ना। तो 6 वर्किंग 6 ही है ना, वो तरतीब वाले होने, अगले आगे पीछे हो जाए शायद, एंड वाले। अच्छा नेक्स्ट, अब ये बिका कितने का है? तो देखो ये डबल एंट्री पूरी की हमने, ये दोनों जगह पे हमने एंटर कर दिया, डिस्पोजल डेबिट और स्नूकर टेबल क्रेडिट। ये कितने का बेचा है मेंबर को? और मेंबर को बेचा, चाहे जिसको, मेंबर इज नॉट ओनर, यहाँ पे कोई ओनर तो नहीं होता, तो मेंबर को बेचा या बाहर किसी को बेचा, बात तो एक ही, ठीक है। तो क्या एंट्री बनती है जी? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। कैश मतलब हमारा तो बैंक ही है, तो यहाँ पे आके हमने लिखा 212 रुपए। ये कहीं डिस्पोजल अकाउंट बना होना है उस्ताद, चलो नजर नहीं आ रहा तो फिर नहीं बना होगा, वो कहीं दूसरी जगह पे बना होगा। 212 बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं मैं लास्ट टाइम वाली बात कर रहा हूं, और 212 ये डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट। अब जब एंड पे इसको बैलेंस करेंगे तो गेन आएगा। गेन कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कोई मसला? अच्छा, ये एडजस्टमेंट ओवर हो गई। अब बिल्कुल आखिरी एडजस्टमेंट रह गई है, ये वाली 10वीं। ये करके फिर बस बैलेंसिंग रह गई, फटाफट वो कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है? स्नूकर tables are depreciated at 12.5 on straight line method, while furniture and equipment are depreciated at 20% using reducing balance. Full year depreciation is charged in the year of addition. पूरे साल ही एडिशन, वैसे तो कहीं पे उसने ऐसा मसला नहीं किया हुआ था। जैसे इक्विपमेंट भी उसने खरीदा है तो उसने ये नहीं बताया किस दिन खरीदा था, वो भी यही कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो हम वैसे ही इस assumption पे चले जाते होते हैं, अगर वो आपको डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल ना दे तो आपको क्या सिखाया हुआ है जी? सारे साल की डेप्शन ले लो एडिशन के केस में, और सारे साल के डेप्शन ना लो डिस्पोजल, यानी कि साल के पहले दिन अज्यूम कर लो दोनों। एडिशन है तो साल के पहले दिन अज्यूम करोगे तो सारा साल डेप्रिशिएट करोगे, डिस्पोजल है साल के पहले दिन अज्यूम करोगे तो कुछ भी डेप्रिशिएट नहीं करना। तो उसने ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता। वैसे उसने हमें बता भी दिया आखिरी लाइन में, अजम्पशन जो ना लेने वाले हों उनको भी बता दिया उसने कि वो भी पास हो जाए। क्या कोई डेप्शन हमने नहीं लेनी ईयर ऑफ डिस्पोजल में, और डेप्शन हमने पूरे साल के लिए लेनी एडिशन में। हालांकि ये सही है नहीं, होना मंथली बेस पे चाहिए। बहरहाल चूंकि डेट नहीं थी तो हम तो वैसे भी यही अज्यूम करके चलते हैं सारा साल, ठीक है। अब आसान है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की डेप्शन पहले निकालना। आसान क्यों है जी? डिस्पोजल है कोई नहीं, एडिशन जरूर है लेकिन उसको भी साल का पहला दिन अज्यूम करना है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस है तो ऑन ओपनिंग पे तो बुक वैल्यू पड़ी, उस पर रेट लग जाएगा। और एडिशन के पहला साल है, पहले साल में तो कॉस्ट पर ही रेट लगता है। यहाँ पे हम आ गए, कहाँ पे करें अब हम एडिशन की? ये देखो ये किसकी है? तो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट जी, ऑन ओपनिंग बताओ कितना है जी? ओपनिंग बताओ कितना है? ओपनिंग कितना है? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग कितना है?
तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, डिस्पोजल था कोई नहीं 144, और एडिशन पे पूरा साल ले लेना है। एडिशन कितना हुआ था आपने निकाला था, एडिशन आप लोगों ने खुद निकाला था, ये 220। तो इस एडिशन के ऊपर पूरे साल की डेप्शन ले लें, 220 इंटू 20%, ये एक वर्किंग रहती थी बस। ठीक है जी, कितना आ गया? अब इस 44 को लिख लिया तो 188 की डेप्रिसिएशन आ गई, इसकी डबल एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन या एसिड क्रेडिट। तो ये एसिड ही क्रेडिट कर दिया हमने, क्योंकि एसिड अकाउंट हमारे पास बुक वैल्यू पे बन रहा था। ठीक है जी, डन हो गया और सही है। तो वर्किंग नंबर 15। आगे चलें, उसके बाद रह गया जी हमारा फर्नीचर। अब फर्नीचर, ये सॉरी स्नूकर टेबल, अब इसकी भी डेप्शन निकालनी है। अब इसका क्या करें भाई, 960 क्या है बुक वैल्यू ओपनिंग, डिस्पोजल की बुक वैल्यू कितनी है 192, कोई मसला नहीं है, 960 माइनस 192 कर दें तो ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल तो आ जाएगा। एडिशन कोई इसमें है नहीं, और डिस्पोजल पे डेप्शन एक ऊंज कोई नहीं, एक दी चुंज कोई नहीं, एक ऊंज कोई नहीं, एक दी चुंज कोई नहीं, एक एडिशन है कोई नहीं, डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन कोई नहीं, तो सिर्फ ओपनिंग पर ही डेप्शन निकालनी थी। पर मुसीबत क्या है, मुसीबत यह है कि ओरिजिनल जो रेट 12.5% गिवन है वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पे लगना है, जबकि हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं। हमने IAS 16 में सीखा था अगर बुक वैल्यू गिवन हो तो उससे कॉस्ट निकाली जा सकती है, लेकिन उसमें भी मजबूरी क्या है, डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है। कोई जबरदस्ती करे तो शायद उसको भी यकम अज्यूम करके जाने की कोशिश करे, लेकिन उससे भी एक आसान काम सीखा था अगर आपको याद हो तो। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर एसिड को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को उसकी ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर तो सेम ही होंगे। तो दोनों तरह से आप आ सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहां पर सवाल के अंदर कहा था कि जी अगर 12.5% स्ट्रेट लाइन मेथड रेट है तो इसकी लाइफ ओरिजिनल थी कितनी। अच्छा, और अगली बात वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कहीं पे लिखा हो ये ऑफ 5 सीमेंट टेबल्स परचेज्ड इन 16, तो 16 में खरीदा था तो 16 गया और 17 गया। अब हम खड़े हैं 1 जनवरी 18 पे, 1 जनवरी 18 पे खड़े होकर अगर 8 साल ओरिजिनल लाइफ थी तो 2 गए तो बाकी 6 रहते थे, तो हम यहाँ पे आके डायरेक्ट ही एडजस्टमेंट ये कर देंगे। ठीक है, ये 6 कैसे निकाला, ये यहाँ पर इसने हालांकि कहा मुझे क्यों निकाला, लेकिन आप यहाँ पर इसको निकाल कर दिखा दें, ये ऐसे निकाला है आपने। ठीक है जी, आपने यूँ लिखना है जी 12.5 1 डिवाइड बाय 12.5%, 12.5% को आपने यूँ लिख दिया 0.125 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 जो पास हो गए इज इक्वल टू 6 ईयर्स। ठीक है जी, तो ये छोटा सा स्टार मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब 960 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स है, कोई वर्किंग अलग से करने की जरूरत नहीं, यहीं पे कर दें क्योंकि सिर्फ ओपनिंग को ही डेप्शन निकालनी है। माइनस 192 बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल हो गया, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कर दिया। ठीक है, तो आंसर इज 128। ये क्यों नहीं हुआ था भाई सवाल, अब अभी तक को गलती हुई है जो आपने किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन या एसिड क्रेडिट, तो हमने एसिड को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, कोई मसला। अब सारा सवाल हो गया है खत्म। अब वन बाय वन इनको जो है वो सही करते चले जाते हैं। ठीक है, अब इधर देखो जरा, सेल भी नहीं है और कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही मिसिंग है, ये आ जाए तो फिर ये निकल आएगा प्रॉफिट। चलो आगे चलते हैं, इस वर्किंग ने तो जवाब दे दिया कि मेरे लो जवाब जे इधर आए, इधर अभी ओपनिंग भी नहीं है और सरप्लस भी नहीं है। सरप्लस निकलेगा इनकम एक्सपेंडिचर से या डेफिसिट भी हो सकता है, और फिर ओपनिंग हम निकालेंगे, वो भी नहीं था, ओपनिंग निकाल लेंगे, सारे बैलेंसेस को पकड़ के और क्लोजिंग आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में है तो इसने कहा मैं जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओपनिंग भी है दोनों तरफ। ठीक है, क्लोजिंग भी है। अच्छा, क्लोजिंग में वो था ना, एडवांस भी तो था ना, बोलो कितना था, इधर नहीं लिखा हो कितना, 75। ये जो लेजर पूरा हुआ था वो तो कर दो ना 75। अब इतना लेजर आपका बना हुआ है, देखो जरा, कल क्लास में जो मैंने परसों क्लास बनाया था इतना लेजर बना हुआ था। अब ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, रिसीट वाली फिगर भी है, रिटर्न ऑफ था उसने बता दिया, रिटर्न ऑफ इज एबनॉर्मेलिटी। हम नॉर्मल 4 चीजें ढूंढते हैं, ओपनिंग डेबिट क्रेडिट, ओपनिंग इनकम रिसीट और क्लोजिंग।
और एबनॉर्मेलिटी अज्यूम नहीं करते, होगी तो सवाल खुद बताएगा, जैसे इस सवाल में उसने खुद बता दिया था बेटर रिटर्न ऑफ है। ठीक है, तो वो भी आ गए। उसके बाद फिर बैलेंसिंग इनकम आ रही है कितनी 995। तो इनकम एक्सपेंडिचर में हमने बैलेंसिंग फिगर फेंक दी 995 जी। तो ये 995 इनकम एक्सपेंडिचर के इधर फेस पे आएगा, तो सब्सक्रिप्शन इनकम लिखेंगे हम। ये आप ना आज का टाइम ज़ाया कर रहे हैं मेरा, बस और तो कुछ नहीं करके आए होते। तो वर्किंग नंबर कौन सा है इसका, आप अपना वर्किंग नंबर लिख लेना, मेरे इस वर्किंग में है वर्किंग नंबर 3 995। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सारा कुछ इसका लपेट दो, यानी कि आपने बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में फेंक दी ना, अब ये क्लोजिंग भी ले जाओ। ठीक है, क्लोजिंग 75 एडवांस है लाइबिलिटी और 30 रिसीवेबल है यानी एसेट। तो सब्सक्रिप्शन और है करंट ही, चक्कर को नहीं दूसरा। तो करंट लाइबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस सवाल में गिवन थी कितनी 75 और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ये अब काम करना था आपने, मतलब पता नहीं आप लोगों ने ये क्यों ना किया होगा, होमवर्क भी कोई नहीं दिया था इसका कोई और सवाल। टर्म टेस्ट पे लगे रहे, टर्म टेस्ट में ये भी तो आना था जी 30। अच्छा जी नेक्स्ट। अच्छा अब ये हो गया पूरा, आगे आए रेंट एक्सपेंस के लेजर में ये बैंक की फिगर बैलेंसिंग निकाल ली थी हमने या नहीं निकाली थी, निकाल ली थी ना। इसकी डबल एंट्री पड़ी थी रेंट एक्सपेंस डेबिट और ये बैंक क्रेडिट, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद रेंट क्लोजिंग में प्रीपेड था, ये वाली एडजस्टमेंट भी समझ आ गई थी, इस पे टाइम लगा दिया था हमने वैसे। ठीक है, बहरहाल जिस तरह से भी था, जिस तरह मर्जी समझ लें, मैंने यहां पर मंथली ही मैंने कहा था ये 24 2 महीनों का है। कैसे पता लगा था, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट ऐसा चला आ रहा था कि 2 महीने का प्रीपेड स्टार्ट में खड़ा था, तो डिवाइड बाय 2 किया तो 12 1 महीने का हो गया। फिर वो कहता है सितंबर यकम से किराया बढ़ना है, तो इसका मतलब सितंबर अगस्त तक तो यही 12 किराया रहना था। ठीक है, और यकम सितंबर से कितना बढ़ना है, सालाना 6000। अब या तो आप सालाना पहले निकालें फिर उसमें 6 ऐड करें फिर महाना करें, मैं ऑलरेडी महाना में चल तो रहा हूं। तो 6000 अगर एनुअल इंक्रीज है तो डिवाइड बाय 12 करो तो मंथली इंक्रीज बन जाएगा 500 रुपये 0.5, तो 12.5 हो गया हमारा यकम सितंबर ऑनवर्ड्स किराया। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंस पहले निकाल लिया था, आसान लग रहा था, ये एक्सपेंस ही तो है 12 12 12 12 12 12 12 12। अब कैश भी निकल सकता था, लेकिन अब जो चीज़ पढ़ रहे थे वो आसान लग रही थी, बस वही पहले निकाल ली। ओपनिंग मौजूद था, एक्सपेंस निकाल लिया, क्लोजिंग भी हमें पता है क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पर खड़े होकर 1 महीने का एक्सपेंस बन जाना है, 2 महीने क्या होने थे प्रीपेड यहाँ पर भी, तो 12.5 × 2 25 प्रीपेमेंट। तो फिर बैलेंसिंग हमने निकाल लिया था, इसमें से कैश निकला था बैलेंसिंग। ठीक है, तो उस कैश की एंट्री बैंक में डाली और अब रेंट एक्सपेंस 146 फेस पे चला जाएगा, कितने का फेस रेंट एक्सपेंस 146 डन हो गया। और क्लोजिंग में प्रीपेड रेंट है ये 25, ये इधर आ गया। कोई मसला और बोलो। अच्छा आगे बढ़ो। इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री ने भी रोला डाला हुआ, क्यों, इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है, इन्वेंट्री में परचेज भी नहीं है। दो बैलेंसिंग फिगर तो नहीं निकल सकती, बैलेंसिंग फिगर एक ही निकलती है। आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं से हमें इंशाल्लाह परचेजेस मिल जाएंगी, क्रेडिटर पड़ा है ना अभी, उसमें से मिल जाएंगी। इसलिए तो ये असूल बनाया था कि अगर बैंक की पेमेंट साइड पे आपको परचेजेस भी लिखा हुआ मिले तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स लेना, क्योंकि क्रेडिटर्स का लेजर वरना ऐसे ही रह जाना और सवाल आगे नहीं चलना। ये पक्की असम्पशन है। ठीक है, अच्छा जी चलें आगे आए। स्नूकर टेबल ने कहा मेरे से क्लोजिंग बैलेंस ले जाओ, हमने कहा हाँ दे दो यार, क्योंकि ओपनिंग आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई, डिस्पोजल आ गया, तो क्लोजिंग बैलेंसिंग निकला। अब क्लोजिंग क्यों बैलेंसिंग निकलवा रहा है, कैश फ्लो में तो कभी क्लोजिंग बैलेंसिंग नहीं निकला था, क्लोजिंग तो गिवन होता था। असल में यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनानी है ना, तो कभी कभी वो क्लोजिंग मिस करा देता है। ठीक है, अच्छा ओपनिंग भी गायब कर देता है, ओपनिंग फंड निकालना हो तो कुछ भी निकलवा सकता है। ठीक है बोलो 200 640, ठीक है जी 640 आ गया। अब इसमें से पीएनएल में डेप्रिसिएशन यानी इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्शन जानी थी 128, वो चली गई है, 640 बैलेंस शीट के फेस पे ले जाएं। नॉन करंट एसेट में स्नूकर टेबल्स, वर्किंग नंबर मेरी है 6 640। ठीक है चलो
ये लेजर भी कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीट हो जा रहा मैं टिक करता जा रहा हूँ जी। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये भी माशाल्लाह से एडिशन डिस्क्रिप्शन सब कुछ ही निकल आया है। क्लोजिंग है अब आपके पास कितना 752, ये 752 भी फेस पे ले जाएं। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट वर्किंग नंबर 752, ठीक है जी। आगे बढ़े जी, ये भी गया लेजर। प्रोविजन का लेजर ओपनिंग क्लोजिंग जीरो के साथ मैंने जबरदस्ती बनवाया था, तो फिर बैडेड एक्सपेंस बैलेंसिंग इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा 45 ही जाएगा। यानी इस लेजर को बनाने की इस सवाल में ज़रूरत नहीं थी, और उसका आपके सवाल में प्रोविजन दे दे तो तरीका तो सीख लिया ना। जैसे डिविडेंड पेएबल पहले सवाल में बनवाया था, 2-3 सवालों में था ही नहीं, फिर जाके एकदम आया तो आप पहले से तैयार थे, ठीक है। ज़रूरत हो तो बनाना वरना ना बनाना, लेकिन अभी मैंने सिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब बैड डेट एक्सपेंस 45 का ये एक्सपेंसेस में जाएगा, इधर बैड डेट एक्सपेंस वर्किंग नंबर 12 का मैं रेफरेंस दे देता हूँ, वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं थी जी। 45 ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि वो उधर से बैलेंसिंग निकला ही नहीं था। खैर निकाला मैंने बैलेंसिंग पर, ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन थी कोई नहीं ना, तो डायरेक्ट भी आ सकता था, ठीक है। चले खैर 45, हाँ जी। और क्या रहता है, आगे बढ़ें, ये भी हो गया, बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। लो भाई, बैंक का लेजर जो है ये भी क्लोज हो गया। अब कोई और एडजस्टमेंट तो बची नहीं और कोई शक भी नहीं है। फिर भी मेरा मशवरा है इसको बिल्कुल एंड पे करना है हमने बैलेंस, ठीक है ना। आज वाले सवाल की तैयारी कर रहा हूँ असल में जी। क्लोजिंग है नहीं, इधर तो हमारा एक्सपेंस निकल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बैलेंसिंग कितना जी 370 275 इनकम एक्सपेंडिचर में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वर्किंग नंबर पता नहीं 9 ही है मेरी भी जी, कितना 275 का एक्सपेंस आ गया, और करंट लायबिलिटीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पेएबल आ जाएगा कितना जी। यार वैसे आप लोगों ने किया तो हुआ था, फिर बोले क्यों नहीं कि हुआ बैलेंस जी 35, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वेजेस हो गया था। बहरहाल एक्सपेंस जाना है इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं बल्कि पीएनएल में, क्योंकि ये किसकी वेजेस थी, कैंटीन की, और कैंटीन का हमने सारा रिकॉर्ड अलग रखा हुआ, तो इसलिए ये 132 इधर आएगा, और 11 रुपए का क्लोजिंग लायबिलिटीज में जाएगा ये वेजेस पेएबल। मतलब अगर कोई गलती से इधर भी एक्सपेंस डाल देता है इसको, तो अल्टीमेटली उसका असर भी बैलेंस शीट में पहुंच ही जाना है। ट्रेडिंग एक्टिविटी वाला एक्सपेंस भी यहां पर चूंकि 132 माइनस हो गया, तो जो आंसर आना है उसने इधर कम जाना है, तो वो वहां पर भी पहुंच गया। हर तरह से पहुंच जाना है इसने, पर सही ट्रीटमेंट क्या है, वेजेस अगर कैंटीन की है तो कैंटीन वाली एक्टिविटी में शो करके वहां से एक्सपेंस बनाओ, ठीक है। अगर इधर भी कोई लिख दे डायरेक्ट, तब भी आंसर में असर नहीं पड़ना, लेकिन ट्रीटमेंट गलत है, नंबर कटेगा, ठीक है। ओके, अच्छा ले सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन है क्या, है इनकम है या एक्सपेंस है। हाँ, अगर तो आपने किसी को सब्सक्रिप्शन पे किया तो इन एडवांस आपका एसेट है, और अगर आपने किसी सब्सक्रिप्शन इन रिसीव कर लिया एडवांस में, तो वो तो आप पे लायबिलिटी है ना। इनकम एडवांस में ले ली, आज पैसे ले लिए, सर्विसेज अभी आगे 2 साल सर्विसेज देनी है, तो लायबिलिटी हुई ना। अच्छा जी, उसके बाद कैंटीन क्रेडिटर आ गया जी, आ गया जी। इसने हमें क्या दिया, इन्वेंट्री यानी परचेजेस हैं। कुछ रह गया, अच्छा बोलो फिर। 536 यहां से बैलेंसिंग निकल आया। अब इस और साथ ही इसको क्लोज कर दो पूरा, ये इसको पूरा क्लोज करो। 536 तो चला जाएगा ना इधर, ये जो क्लोजिंग, ये जो यहां पे मिसिंग मैंने लिखा था 536, ठीक है। ये आपका आ गया क्रेडिटर से, जो कि वर्किंग नंबर 11 थी, ठीक है। लेकिन चूंकि ये कंप्लीट किया है तो भूल ना जाए बाद में, 142 को फौरन लेकर जाएं इधर, क्रेडिटर कैंटीन। कसम से वैसे आप लोग ना कौन लोग हैं, ये सवाल आपको करना चाहिए था। कितने बच्चों ने घर पे इसको बैलेंस कर लिया था, कुछ बच्चे बढ़ गए, हाथ ऊंचा खड़ा करें, मुबारक हाथ देखने दें मुझे, कम ही है।
उस साथ वाले को ना देखो, तुम खुद काम करके नहीं आया, साथ वाले को कह रहा है तू क्यों करके आया तू। अच्छा जी, कितना है? नहीं क्लोजिंग। ठीक है जी, चलें। अब ये अब हो गया बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ये रहता है, ठीक है। इसको बिल्कुल मैंने कहा एंड पे करना है, बिल्कुल एंड पे करना है, ठीक है। कुछ भी रह ना जाए, कैश को तब बैलेंस करना है। और अगर फिर बैलेंस ना हो तो आज वाला सवाल होगा जो पहले भी आपको एक दफा बताया था, सस्पेंस अकाउंट वाले। वो सस्पेंस भी बड़े अच्छे से तैयार करना, मैं बता रहा हूं। करेक्शन वगैरह का सवाल पक्का आता है। अब ये वसीयतों का टाइम शुरू हो चुका है ना। अब देखो पीछे रह क्या गया, 2 टॉपिक्स रह गए। तो अब मैं हर वक्त आपको ये सुनाता रहूंगा, मुझे ये लग रहा है आ रहा है आ रहा है, और बच्चे कहते हैं वो अक्सर आ भी जाता है। तो जैसा गुमान रखते हैं ना वैसा फैसला। और ये बात नहीं होती, बात होती है बस ऐसी जजमेंट होती है, असेसमेंट होती है, ट्रेंड होता है एग्जामिनर का, ठीक है। तो इसलिए करेक्शन ऑफ एरर की तैयारी कर ली होगी आप लोगों ने अच्छे से। गवर्नमेंट ग्रांट की तैयारी कर ली होगी अच्छे से आपने। कल टेस्ट है, देख लो, मैं बता रहा हूँ। हाँ अच्छा जी। तो अगर एक बार याद होगा आपको, सस्पेंस अकाउंट बना रहे थे तो हमने कहा था बैलेंस ना हो तो ये फिर चूना लग गया, ठीक है। ऐसे ही आज बैंक का अकाउंट या कैश का, नॉर्मली कैश में होता है, बैंक में जरा मुश्किल होता है फ्रॉड करना। कैश के अंदर दराज से चूना लगाकर लेके जाएगा अकाउंटेंट पैसे आज सवाल में। तो उसमें हम क्या करेंगे, सारा सवाल कर लेंगे और एंड पे आके हम बैलेंसिंग फिगर निकाल कर बैलेंस करके देखेंगे। बैलेंस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बैंक या कैश क्रेडिट हुआ है और डेबिट हुआ है अकाउंटेंट का जेब, ठीक है। तो इसी तरह तरतीब अभी से रख लें, बैंक को एंड पे सब कुछ करके इसमें रख लेंगे और फिर इसको देखेंगे बैलेंस होता है या नहीं होता, ठीक है। खैर इसमें तो ऐसा मसला नहीं है, ये तो क्लोजिंग ही रहता है, वो क्लोजिंग ही बैलेंसिंग निकलेगा, ठीक है। खुद से कुछ नाम बताया तो हम खुद से थोड़ी अज्यूम कर लेंगे कि ये मतलब एक चीज क्लोजिंग बैलेंसिंग आ रही है। अहमद कहे नहीं सर ये तो फ्रॉड हो गया। भाई कहीं लिखा हुआ सवाल में फ्रॉड हो गया, पढ़े होंगे कैश या कैश के अंदर पढ़े होंगे यार। चले खैर छोड़े, अब बैंक अभी रह गया है। अब हम वापस आए, प्रोविजन, बैलेंस, फर्नीचर, ये इन्वेंट्री। क्या हाल है? हेलो, तुमने कॉस्ट ऑफ सेल दे दिया, मुबारक हो जी। 500, लेकिन इसको साथ ही पूरा कर दो, यानी कि इस 247 को ले जाओ, बाद में ना ये भूल जाता है। कोई लेजर बैलेंस करना है ना आपने, तो उसके दोनों इंपैक्ट इनकम एक्सपेंडिचर पहुंचाने हैं, ठीक है। तो यहां पे आके हमने लिखा इन्वेंट्री कैंटीन। ये सवाल में आई थिंक गिवन था, कितना? तो ये देखो ना आप, ये सवाल में गिवन था, कुछ भी ना हो नंबर यहां लिखने के नंबर है इसके, ठीक है। क्योंकि उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मांगे, तो जो चीज यहां पहुंचेगी उसका नंबर होगा। हाँ मुश्किल एडजस्टमेंट का जरा 1 नंबर होगा तो इसका आधा हो जाएगा, उसको बहुत मुश्किल होगी 1.5 नंबर हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएंगे। ये तो नहीं कि 20 में से 18 नंबर उससे एडजस्टमेंट के होंगे जैसे आप लोग समझते हैं। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल यहां से निकला, यहां से निकलकर खरामा 504 इधर आके बैठ गया, ठीक है। अब ये देखो वापस जा रहे हैं, अब ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। रेंट पहले बैलेंस था, सब्सक्रिप्शन पहले बैलेंस था। अब ले देकर ये 2 चीजें ही रह गई हैं, बैंक और ट्रेडिंग एक्टिविटी। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। एक तरफ सेल्स मिसिंग है, डेटर तो कोई नहीं नजर आ रहा। सेल मिल जाती तो मैं कहता ये सारी कैश सेल ही है बैंक में, मतलब बैंक या कैश, ठीक है। और मैं यहां पर जाके उस पैसे को लिख लेता और मैं क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल लेता। ऐसा ही है, इस वक्त मसला आ गया ना। इसमें भी 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं और इधर भी क्वेश्चन मार्क पड़ा है। ये आएगा तो फिर ये डबल एंट्री करके उससे पूरा कर देगा और यहां से भी पूरा हो जाएगा। अब पूरे सवाल में इससे आगे कोई हरकत नहीं हो सकती। अब 2 जगह पे डेड लॉक हो गया। मुझे यहां पे कोई सेल दे दे कैंटीन की तो मैं उसको डेबिट उधर क्रेडिट करके उसको पूरा कर लूं, इसको भी पूरा कर लूं। लेकिन उन्हें सेल नहीं दी, बल्कि उसने क्या दिया था, उसने क्या दिया था, ये मार्कअप और मार्जिन, ठीक है। ये मार्कअप मार्जिन मतलब कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई ना, उससे सेल निकाल लो। तो इसको मैं कहने लगा हूं जी वर्किंग नंबर, ये कॉस्ट, ये ट्रेडिंग वर्किंग नंबर 1.1 कर दिया मैंने इसको जी। इसका नाम क्या है जी, वर्किंग नंबर 1.1। आपने कहीं पे नहीं लिखी हुई तो इसको आप लिख लो। ये 80 + 30 = 110। अब मेरे पास क्या अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ सेल। गिवन अमाउंट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें कॉस्ट ऑफ सेल यानी कॉस्ट की क्या है परसेंटेज, तो गिवन अमाउंट ओवर 80 चाहिए क्या मुझे, नहीं सेल चाहिए, उसकी परसेंटेज 110 है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय 80 इंटू 110 = सेल। आ गई, सवाल खत्म। ये देखो 80 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 करने लगो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो जी।
लें जी, तो सेल निकालनी है, अवेलेबल मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल है तो 504, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 80 इंटू 110, ठीक है जी। ये मेरी वर्किंग नंबर 1.1 से परसेंटेज आई है, किसी को ना मिल रही हो सवाल में, क्योंकि ये गिवन नहीं थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.1 लिख भी दिया, ठीक है जी। और सही है। अब बताओ जी कितनी सेल आ गई। अब 693 की डबल एंट्री क्या बनती है बताओ। बैंक, भाई पैसे तो आई होंगे ना, डेटर नहीं है, डेटर होता तो डेटर में रख देते, वहां से निकल आता कैश, ठीक है। तो 693 से बैंक डेबिट और 693 से सही है, अच्छा 693 से बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है। अब हर चीज पूरी होगी, सवाल खत्म हो गया। बताओ जी इधर कॉस्ट ऑफ सेल निकालने की जरूरत तो नहीं, जीपी निकालने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन चलो अब निकाल दो। वो उसके बाद 132 माइनस करो, चलो मैं तो इधर डायरेक्ट आ गया 57, ठीक है। तो 57 ये आपने बैलेंसिंग निकाला ना, 57 बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये 57 ले जाओ अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में, ये इनकम एक्सपेंडिचर में। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी लिख दो, कैंटीन लिख दो, आपकी मर्जी है। वर्किंग नंबर 1 है कितना जी, नेट प्रॉफिट यहां पे आता है, ठीक है। ओए एक लेजर रह गया, इन्ना लिल्ला, इसमें से आपने गेन नहीं निकाला, गेन बैलेंसिंग इनकम एक्सपेंडिचर में जाना है 20 का, ये देखो ना इधर लिखा हो, शुक्र है मिल गया 20। अच्छा चलो ओके जी। नाउ अब तो भाई ये भी हो गया बैलेंस। अब ले दे के कौन रह गया है, बैंक का लेजर रह गया है। तो इसमें मैंने लिखा जी सेल्स, कैंटीन की ये आ गई। अब तो भाई एक ही बचा है हल, देखो ना बैलेंसिंग फिगर इसी तरफ आएगी, और चूंकि उसने कोई ऐसी निशानदेही नहीं की कि जी ये चूना लग गया आपको, तो फिर सिंपल सी बात है, बैंक में पैसे पड़े होंगे, कैश की दराज है तो उसमें पैसे पड़े होंगे, बोलो 10। और अगर ये ना होता, ये ना बताता, या वो बता देता, लेट्स से वो बता देता क्लोजिंग में हमारे पास पड़ा हुआ है लेट्स से 94 रुपीज, तो हम कहते फिर 1000 कहां गया। समझ आया कि अगला सवाल तैयार करा रहा हूं, 1000 कहां गया, अकाउंटेंट के जेब में डेबिट और इधर से क्रेडिट, ठीक है। या वो यूं कहता क्लोजिंग नहीं है और बताता, यूं बोलता कि जी अकाउंटेंट ने फ्रॉड, अकाउंटेंट पे हमने इल्जाम लगाया, उस पर इल्जाम लगाया कि उसने फ्रॉड किया, हमने उसको निकाल दिया है, आप जरा बताओ कितना को उसने फ्रॉड किया है। तो इस सूरत के अंदर फिर क्लोजिंग में कोई और कैश वो नहीं बता रहा सवाल, तो जीरो ज्यूम करते, तो फिर ये सारे का सारा 1094 वही होता जो ले गया। लेकिन ऐसा इस सवाल में था नहीं, कोई निशानी थी नहीं। आज शुरू करना है वो वाला सवाल, एक ही कराना है, दो उस तरह के आपने करने हैं जी। अच्छा चलो देखेंगे, दो भी हो सकते हैं मेरी तरफ से, ठीक है। रिवीजन के अंदर तो भाई देखो ना, मेरा जो टारगेट है ना, टारगेट इस तरह का नहीं है कि रिवीजन फुल डे 7 घंटे मैं नहीं करता होता। मेरा बस टारगेट ये है कि मैं आप लोगों को आखिरी को हफ्ते के अंदर रिवीजन ही चल रही हो हमारी, मतलब आप लोग छोड़ भी ना सकें क्लास, और मतलब नॉर्मल क्लासें 2 तक तो वैसे ही चलनी है ना, उससे पहले ही शुरू हो जाए काम। मतलब चलो भाई आज 16 रिवाइज करके आना, इस तरह से होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसके अंदर जो मेरी कमी बेशी है वो मैंने करनी है, एक आधा सवाल करना है, फिर ऐसे करके मेरी रिवीजन होती है, ठीक है ना, ताकि कोई बच ना पाए। फिर भी अगर कोई 2 के आगे एक आधा दिन जाता है, 1 दिन या 2 दिन जो भी जाते हैं, तो वो फिर देखेंगे इंशाल्लाह उस वक्त, ठीक है। आपका पेपर वैसे भी सबसे एंड पे होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है पेपरों में, सबसे एंड पे। अच्छा ओके किस ओके 1094 ले आओ फिर। अब हमें मिल गया है करंट एसेट्स के लिए बैंक 10, देखो जी वर्किंग नंबर 8 10। भाई देखो आपने सब कुछ पढ़ा, आपको सब कुछ समझ आया ना पढ़ते हुए, तो बस दोबारा एक दफा थोड़ा तसल्ली कर लेंगे, एक दो सवाल भी कर लेंगे। लेकिन पर्चा ना जिसने पास होना किया दफा, उसको मैंने जहां कहीं मिलना है मैंने गोली मार देनी है उसको, पैनाडॉल की। अच्छा ओके, दूजी नहीं ना मारी जाती फिर ले जी। उसके बाद अब ये ओपनिंग जनरल फंड निकल आए, लेकिन उससे पहले सरप्लस का होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में तो सारी चीजें पूरी हो गई हैं, और चीज़ां पूरियां हो गई हैं जे, और छेती करो 10 एंड पे है, आंसर भी निकल आया। इतनी जल्दी आंसर कैसे निकल रहा है, या तो घर पे करके आप लोग फ्रॉड पे आज यार नवा सवाल ना कराए, इसलिए आप लोगों ने मुझे फंसाया जी। 233 यहां से निकला, खजूर में अटका 233 नहीं, आप 33, अब मैंने लिख दिया, मैं मिटाता ही रहा करूं, एक बार बताया करो 232 है। केड़ी से 1.7 है,
ये 147 है हमारा, चलो राउंडिंग का चक्कर पिछले साल होगा ना, ये लो 147, फर्क नहीं पड़ेगा 147। अब मेरी इस वर्किंग में तो 146 ही है ना, वैसे ये कैसे 140, राउंडिंग है, राउंडिंग है, चेक कर लो जरा एक दफा। तो फिर 7 कैसे है? ना सताओ मैनू, ना सताओ, 233 है बस, ठीक है, जिसका 232 है या 34 है वो खुद बैलेंस कर ले फिर। अच्छा लो जी, लो पैना था ब्रावो, रह गया सिर्फ ओपनिंग, बस ओपनिंग जनरल फंड निकला है, बाकी सब तो हमने वैसे ही गुंजाइश नहीं रखी होती, साथ के साथ पहुंचाते हैं वरना बाद में मिस हो जाता है। इसीलिए जैसे कुछ चीज बैलेंस हो ना, या तो मैं बैलेंस करता ही नहीं जानबूझ के, क्योंकि जब बैलेंसिंग करनी है तो फिर सारे काम बाद में याद, बैलेंस करके एक चीज ले जाओ दूसरी छोड़ दो, वो छोड़ ही देता है बंदा, फिर बाद में ऐसे 2-4-5 मिनट उसमें जाया हो जाता है, बैलेंस नहीं हो रहा, अच्छा यार ये रह गया, फिर सारा देखना पड़ता है दोबारा, अच्छा ये भी रह गया। तो जब बैलेंस करो नहीं या करो तो फिर उसका सब कुछ कर दो, ठीक है। अच्छा जी, अब ओपनिंग के लिए जनाब एक मेहरबानी होगी हम पर कि सारा कुछ हमारे पास मौजूद है बोर्ड पे, आई थिंक, है ना। ये तो वर्किंग है ना, बस अलग से एक वर्किंग मुझे नहीं नजर नहीं आई थी कहीं पे, है थी कोई? नहीं, कोई भी नहीं। चलो खैर, फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाओ। ये एसेट है ओपनिंग में, ओपनिंग लायबिलिटी, आगे बढ़ते जाओ। ओपनिंग में एसेट, लाल लाल गोल दायरा देखो, ओपनिंग में एसेट, ओपनिंग में एसेट, ओपनिंग में एसेट, या तुम तो जरा साइड पे जो ब्लैक जी, ओपनिंग में लायबिलिटी है कोई नहीं, होती तो ले लेते हैं, तैयारी पकड़े तैयारी। ओपनिंग में लायबिलिटी थी, बैंक भी ओपनिंग में लायबिलिटी था, याद करो, ओडी था, ठीक है, और ओपनिंग में लायबिलिटी, और ओपनिंग में लायबिलिटी, और ओपनिंग में लायबिलिटी। तो ये सारे लाल गोल दायरे जो हैं ये सारे लाल हैं। आ जाओ फिर, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। कैश लीव, कैश बैंक, वही लिखा हुआ है जी। 105 पॉजिटिव, माइनस, साथ ही माइनस कर दो। ये प्लस माइनस पता लगता है ना क्या हो रहा है। असल में हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जिस दिन के एसेट्स में से जिस दिन की उस दिन की लायबिलिटीज माइनस करोगे, उस दिन का कैपिटल आता था, यहां पे फंड आ जाएगा। और हमें ओपनिंग पे चाहिए, हम ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी मुसीबत में भी नहीं पड़ते कि पहले सारे एसेट वक्खो वक्ख करें, उनको प्लस 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 करें, फिर लायबिलिटीज को माइनस माइनस। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे आते जाते हैं वो पहले लायबिलिटी है माइनस लिख देते, कैलकुलेटर ने बता देना नेट क्या चीज आ रही, ठीक है। -45, आगे बढ़ो। वर्किंग फॉर +24, प्लस मतलब एसेट है, +215, +960, +720, इक्विपमेंट आ गया ना, इक्विपमेंट, ठीक है। -0 मैं लिख रहा हूं, तैयारी 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 है, प्रोविजन आ जाए सवाल में तो कोई नहीं, ओपनिंग भी अगर है तो ठीक है। -0 मैंने वो लिख दिया, फिर भी मैं अपने लेजर्स पूरे कर रहा हूं। फिर -181, फिर जी -23, -11, -118, -23, -11, -118, ठीक है जी। लो भाई, हाँ जी, आंसर 16, कुछ चीज रहा तो नहीं गई क्या? एक मिनट, मेंबरशिप, एक लाइव मेंबरशिप थे, और उसने तो कोई नहीं बनाया था, ये भी तो रह गया जालिम। ये कहां बना था, ये देखो, ये तो ओपनिंग, ये 1344, ये भी तो रहता है, ठीक है। तो 105 ये रह गया था, ठीक है। तरतीब से जरा देखते आओ फिर फटाफट। 105 -45 +24 प्लस, यूं करके देखो, प्लस किधर गया +24 के बाद, हाँ, +215 +960 +720 -181 -23 -11 -18 -1322। नाउ व्हाट इज द आंसर? तो 22 क्यों बोला, 22 बोला भाई ने जी। 302 हो गया जी, ये 302 वो नहीं हो गया अब्दुल्ला, तेनू मैनू पता होना ज्यादा है, शरीफ लोग ने तो सारे। ओके, उसके बाद सरप्लस ऐड हो गया थे 535, ठीक है। 535 को ले आए इधर जनरल फंड्स में, और वर्किंग नंबर 2
मैं क्यों ऐसे कर लेता हूँ, मैं यही ब्रैकेट यहीं भी कर लेते होते हम, ओपनिंग प्लस सरप्लस लेस क्लोजिंग, क्यों नहीं करते? नहीं जी, जगह का मसला नहीं है, इससे बड़ा मसला है, आगे जाके स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स बनाना पड़ सकती है आपको। बल्कि अगर शॉर्ट्स क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट चेंज इन नेट एसेट में से बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? आज तक बनाया नहीं है और रिक्वायर और वो सिलेबस में है। छोटे सवाल तो एनपीओ के नजर आ रहे हैं ना आपको, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर बनवा लेता है सिर्फ आपसे या सिर्फ बैलेंस शीट, ये दोनों बनवाए छोटे छोटे सवालों में। स्टेटमेंट चेंज इन नेट एसेट्स है सिलेबस में, बनवाया नहीं अभी तक उसने, तो शॉर्ट क्वेश्चन 6-8 नंबर का बन सकता है बड़े आराम से। तो बहरहाल इसीलिए मैं तो तैयारी पकड़ के चल रहा होता हूँ। अब कल से हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे, मतलब फिर मैं आपको ये जनरल फंड था ना, फिर स्पेसिफिक फंड्स की थोड़ी नॉलेज देना शुरू करूंगा। स्पेसिफिक फंड्स में कुछ होते हैं एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, उनमें एक एंडोमेंट फंड भी होता है, नाम सुना होगा। फिर उसके अलावा कुछ फंड्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इस तरह से फंड अकाउंटिंग हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो आ सकता है ये। चले जी फटाफट बताएं टोटल। 2788 और भाई सुभान अल्लाह 2788। ओ नो, ओहो, चलें जी वायलन फैमिली क्लब ओपन कर लें। साख होनी है माजरत नाल, तुसी ना मेरा पूरा तकरीबन जो है ना 45 मिनट्स आपने खाम ज़ाया किए। अब उसकी सज़ा ये है कि आपको सवाल जो है वो सारा लाजमी करना पड़ेगा। मैं स्पीड करूँगा, अब मुझे नहीं पता, आई नो नथिंग। जी बच्चों, मेरे बच्चों और गंदे बच्चों, आ जाओ फिर खुशबू लगा के तस्वीर खींचनी है। ओ माय गॉड, आई एम सारी, फहद ने खींच दी है। सारे पासे पासे हो जाओ फिर, सही है। हाइब्रिड में रहता था मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त बैठा हुआ उधर। जल्दी खींच ले यार, साथ जल्दी का हो गया। मेरा बेस्ट फ्रेंड है उधर बैठा हुआ, तुम लोग क्या पता वो केड़ा सवाल लिखा है 12वां। हेलो भाई, आ जाओ भाई। ओ अकाउंटेंट ऑफ लयर क्लब वाज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ, इल्जाम है उस पर। अब वो कह रहा है कि मेरे पे बस इल्जाम है, ये वाला नहीं है, हमारा अकाउंटेंट नहीं है ये हमको लयर क्लब में, हमको लयर क्लब में नहीं है ना, तो ये हमारा अकाउंटेंट नहीं। ओके, लेकिन हमारा अकाउंटेंट इमाद है, ठीक है, मतलब हम इमाद हैं सब, ठीक है ना। ये तो फॉर्म बनाई ना उसने उस दिन, याद नहीं है? तो इसको बुलाया उन्होंने कि बताओ जरा कितना फ्रॉड है, तो ये तो निकाल के देगा आपको फ्रॉड। अच्छा लायक हो गया अब। लेकिन उसके साथ ही आपको ये मुबारकबाद देता चलूं कि ये जो होमवर्क है आपका, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंट ऑफ, लेकिन इस बार अकाउंटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लब जो है उसने रिजाइन किया है। हमने आज वाले सवाल वाले के ऊपर क्या किया, इल्जाम लगाया, तुमने फ्रॉड किया है। उसने कहा मैंने नहीं किया, देखा निकल जाओ। और इस पे हमने इल्जाम लगाया और तुमने फ्रॉड किया है। क्या? इस पे इल्जाम ही लगा दिया है, जा रहा हूं मैं। दोनों सूरतों के अंदर सवाल एक ही है, ठीक है। अब ये होमवर्क है आपका, ठीक है, एक क्लास वर्क है। एक और सवाल भी इस तरह, एक और सवाल इस तरह का और भी है, ठीक है। असल में तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मामला है। यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो एक टॉपिक है ना, सिंगल एंट्री, इसको मशहूर जमाना जो कहते हैं, नई स्कीम में आ रहा है FAR 1 में, ये उसके अंदर बहुत आम सवाल पाया जाता था। तो क्योंकि अब अगली बार प्रॉबेबली नई स्कीम आ रही है, तो उसमें क्योंकि सिंगल एंट्री आ रहा है, तो इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह का सवाल शायद ना पूछे। लेकिन ये सब चीज़ें शायद के साथ होती है, ठीक है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ढीला छोड़ देना।
शॉर्ट क्वेश्चन में भी तो आ सकता है ना, ठीक है, मतलब आना तो है सवाल ने, देख लेना, अब कुछ भी हो सकता है। अच्छा मसला पता है क्या है, 10 नंबर का सवाल भी छोटा नहीं होता, और मुसीबत यह है कि पूरा टॉपिक होगा तो 10 नंबर वाला सवाल सॉल्व हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और 10 नंबर ये छोटे सवालों में, 2-3 छोटे सवालों में चोट लगती है, अगली बार फिर क्लास उसी में बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, शॉर्ट क्वेश्चन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और सवाल जो इसके साथ का है वो है ये, द अकाउंटेंट ऑफ सीरियस गोल्फ क्लब वॉज टर्मिनेटेड ऑन चार्जेस ऑफ फ्रॉड। चलो जी, इन एदे भी इल्जाम लाता है तुझे। तो जब भी ये वाला मामला आएगा तो जो मैंने आपको आज ट्रेनिंग दी है ना, वही करना है, यानी आपने कैश एंड बैंक हमेशा बिल्कुल एंड पे निकालना है, ठीक है। तो चलो जी आ जाओ अपने सवाल पे। सवाल इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है आज, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे साथ आज किया है ना, अल्लाह आपको पूछे, ठीक है, उस वजह से थोड़ा सा तो आज बस ये इनकम एक्सपेंडिचर वाली एडजस्टमेंट में मसला है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी ऐसे होना है, ठीक है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर कह रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन। तो रिक्वायरमेंट पढ़िए, रिक्वायरमेंट में कहता है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय क्लब ड्यू टू फ्रॉड कमिटेड बाय प्रीवियस अकाउंटेंट। अब इतना श्योर है कि हमें पता होना चाहिए कि निकलेगा, वैसे उसको यूं कहना चाहिए था, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ लॉस इफ एनी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इस तरह कहना चाहिए था। देखो ना सीधे कह दिया, नहीं बताओ जी कितना उसने किया, चलो ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर भी है हमारे पास, और हमारे पास बैलेंस शीट भी है जो बनानी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी काम, अल्लाह का नाम लेकर जी। क्या 20 नंबर का सवाल है, अब इस बार आ गया ना बड़ा सवाल इसका, इसलिए अब मैं कैश फ्लो की तरफ थोड़ा टिल्ट कर रहा हूं। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि जो चीज भी एक्सपेक्टेशन में है वो ज्यादा है या दूसरी कम है, ये आपको नहीं पता चलेगा ना, चल सकता है। अच्छा कुछ भी कम नहीं किया जाता, जिस पे शक होता है वो थोड़ा ज्यादा किया जाता है। जैसे अभी कैश फ्लो का सवाल जो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह टर्म टेस्ट में, उसी सवाल को एक तरीके से कर टर्म टेस्ट में, दूसरा तरीका मैं क्लास में सॉल्व करूंगा। एक आधा सवाल मैंने और भी करना है, वो भी छोड़ा हुआ है आखिरी वाला, और वो सवाल नहीं है तो थोड़ा हाथ सीधा कर रहे हैं ना, वो जो क्विकन सीधा करके कहा था कि कर लो, मैंने क्लास में करवाना है, तो कुछ चीजें ज्यादा हो जाएंगी, वो आपको पता नहीं चलेगा ये क्यों किसी चीज के ऊपर ज्यादा जोर है। रेशोज ईपीएस से पहले शुरू कर रहा हूं, इसके फौरन बात करेंगे, क्यों लंबा टाइम मिलेगा, ज्यादा डिस्कशन, ज्यादा आसानी से फिर बंदा चलता है, ठीक है ना, और सही है। तो अकाउंटेंट लाइए का वाज मेड ऑन Mr. Imad has been appointed in his place. Imad has gathered following information in respect of the year ended 31 December 2016. The club has 3300 members and membership fee is 10,000 per annum. अब यहां पर ना उन्होंने सब्सक्रिप्शन की बजाय लफ्ज क्या लिख दिया, मेंबरशिप फी, ठीक है, और वो मेंबरशिप फी ही असल में है, यही सब्सक्रिप्शन को ही कह रहे हैं, ठीक है ना। द फी पेएबल बाय ईच मेंबर बिकम्स ड्यू। क्या मतलब, आप कॉलेज में पढ़ने आए थे सेशन में, तो आपकी फीस कब ड्यू हो गई थी, पहले ही दिन। एडवांस में लेते हैं फीस, कॉलेज वाले एडवांस में लेते हैं, जब लेते हैं तो इन पे क्या होती है, लाइबिलिटी, और आहिस्ता आहिस्ता ये 4 महीने के दौरान इसको उतारने की कोशिश की गई है, और ये अब जो है वो 2-3 अगस्त को जाके ये लाइबिलिटी इनकी उतरेगी जाके। भाई सही है, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्लब वाले भी मेंबरशिप एडवांस में ले रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है बिकम्स ड्यू on the first day of the quarter in which he became a member। यानी जो भी जनवरी फरवरी, ये थोड़ी सी बात मैंने पहले भी एक सवाल में की थी, लेकिन उस सवाल में इस तरह से नहीं था। उस सवाल तो मैंने कहा था आसान काम ये कर लो कि जो भी अपना मार्च में आए हैं बस वो मार्च वाले सारे, फिर इस तरह से वो याद आ रहा है वो सी व्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा उसने यूं बोला कि जो बंदा भी पहले क्वार्टर में आएगा, जनवरी फरवरी मार्च, उसकी सब्सक्रिप्शन ड्यू है यकम जनवरी से, मार्च से मार्च वाला नहीं, फरवरी से फरवरी वाला नहीं, जनवरी से जनवरी वाला नहीं, जनवरी फरवरी मार्च ये एक क्वार्टर है। पढ़ो, द फी ऑफ ईच मेंबर बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर इन विच ही बिकेम अ मेंबर। और क्वार्टर उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोला, ईयर एंड 31 दिसंबर है तो फिर वही हमारे नॉर्मल वाले महीने बने क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा। अब वो क्या कह रहा है,
जो भी जिंदगी में ये 4 बच्चे, ठीक है, ये 4 बच्चे जिंदगी में जब आए थे पहली बार मेंबर बनने, तो ये आया था जनवरी में, ये मार्च में, ये फरवरी में, ये भी जनवरी में। इन सब का सब्सक्रिप्शन का जो स्टार्ट था वो यकम जनवरी से ही लगेगा। हाँ, पहली दफा इनको थोड़ी सी, जनवरी वाले को तो फायदा पूरा हो गया, मार्च वाले को थोड़ा नुकसान हुआ। क्या? 2 महीने की सर्विस नहीं ले रहा, लेकिन साल पूरे के पैसे दे रहा है। अब अगर वो कहे सर ये मेहरबानी करें भाईजान, मार्च में आ रहा हूं, आप पूरे साल के पैसे ले रहे हैं, जनवरी फरवरी तो गुजर चुका है, तो क्लब वाले कहते हैं ठीक है भाई, फिर अप्रैल में आ जाना, यकम अप्रैल से कर देंगे तुम्हारा, ठीक है, हम वेले हैं कि हम यही काम करते रहे। बात समझ आ रही है? तो जिसने भी, जो भी इसमें मेंबर बना होगा, वो जिस दिन मर्जी आया होगा, हम ये अज्यूम करेंगे कि वो किस दिन आया होगा, यकम जनवरी, इधर वाला यकम अप्रैल, इधर वाला यकम, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अज्यूम करना है? जो जिस दिन भी आया है वो किस दिन आया है, अज्यूम क्या करेंगे? उस क्वार्टर के स्टार्ट में, और उस दिन से उसकी इनकम, उस दिन से उसकी सब्सक्रिप्शन ड्यू है। और वो लेते भी क्या कह रहा है, वो लेता भी क्या है, वो बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर, और फिर आगे कह रहा है द मेंबरशिप रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर वाज एज फॉलो। आगे उसने फिर मेंबरशिप रिसीव्ड बता दी, ठीक है। द फी रिसीव्ड यानी कि ये रिसीट है, रिसीट कैसे कैसे रिसीव हुई है जी? अच्छा यार 1000 में करूंगा मैं सवाल, है 1000 में, तो 9900, 8250, 5500 और 9350, इन सब का टोटल क्या बनता है? 33,000। अच्छा वैसे बाय द वे, अगर 10,000 सालाना है, और यहाँ पर वो कह रहा है कि हर बंदे के क्वार्टर के स्टार्ट से शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब इधर भी 10,000 लोगों ने दिए होंगे, इधर भी 10,000, 10,000, 10,000, तो यहाँ से तो मैं अपने मेंबर्स भी निकाल सकता हूँ कि नहीं? 9900 डिवाइडेड बाय 10 करो अगर, तो 990 मेंबर्स, और 8250 डिवाइड बाय 10 करो तो नंबर ऑफ मेंबर्स निकल रहे हैं मेरे, हैं 550। अगर जरूरत पड़ गई कहीं, तो अगर कहीं जरूरत पड़ जाते हैं तो डिवाइड बाय 10, 900। तो टोटल मेरे मेंबरान कितने बन गए? बेशक इसको डिवाइड कर लेते, हम इतना तंग होते रहे, बेशक इसको डिवाइड कर लेते जी, डिवाइड बाय 10। अगर इसको भी करके देख लो तो जी 3300 हैं, 330 भाई हैं, सॉरी 3300 मेंबर्स, बड़े मेंबरान हैं जी हमारे, 3300 मेंबर्स। ओके, अच्छा अब लो भाई, 3300 मेंबरान ने 10-10 रुपए के हिसाब से 33,000 रुपए दिए, ठीक है, ये बात समझ आ गई है? अब बोलो अच्छा वैसे होगा क्या? ये किस यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, वो मुश्किल था सवाल उल्टा, कौन सा वाला? सीव्यू वाला, जिसमें उसने क्या कहा था, 3-3 साल के पैसे एडवांस में ले लेते हैं। एक और सवाल में ऐसे कहेगा 2-3 साल के पैसे ले। अभी तो क्या कह रहा है, बस मेंबरशिप हर उस बंदे की पहले दिन से ड्यू हो जाती है जो उस क्वार्टर में आता है। अच्छा ड्यू का मतलब तो एग्रीमेंट में लिखा होता है, जैसे मैंने कहा था लोन के साथ, बैंक के साथ लोन का एग्रीमेंट करने जाओ तो बैंक के साथ क्या लिखता है बैंक कि जी इंटरेस्ट विल बी पेएबल, का मतलब क्या पेएबल रहेगा सारी जिंदगी? नहीं, वो लिखा जा रहा है कि जी ये इस तरह से होगा। ऐसे यहां पर भी लिखा गया होता है हमारे इस एग्रीमेंट के अंदर कि मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, जो मेंबरशिप फी जो है, इट विल बिकम ड्यू जिस दिन आप आए हो, वो जिस क्वार्टर में वो दिन है, उस क्वार्टर के पहले दिन से ड्यू है, मतलब फिर पेएबल है, ठीक है। और फिर कहीं कुछ नहीं कहा हुआ, बल्कि कहा हुआ है कि रिसीव हो गया, तो इसका मतलब एडवांस में लेते नजर आ रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, जो तो ये पहले क्वार्टरिये हैं, पहला क्वार्टरिया समझ रहे हो, जो कि जनवरी फरवरी मार्च वाले थे, जिनका साल जिंदगी में पहली बार यकम जनवरी से शुरू हुआ होगा, अब हमेशा उनका साल क्या चलेगा, यकम जनवरी से 31 दिसंबर, यकम जनवरी से 31, यही तो उन्होंने सीधा करके रखा हुआ है। जनवरी में आए को, फरवरी में आए को, मार्च में आए, उनका साल कब से शुरू करते हैं? क्या बोला है मैंने, होगी बात? अच्छा चलो अभी तो देखो, जो भी आए जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, उसका हमने क्वार्टर कब से शुरू किया, उसका साल कब से शुरू करना है, यकम जनवरी से। इसका मतलब एक बार ये तंगी उसको होगी, उसके बाद आइंदा के लिए हमेशा फर्स्ट क्वार्टरिया जो होगा उसका साल हुआ करेगा यकम जनवरी से 31 दिसंबर, तो हर साल उससे यकम जनवरी पैसे ले लेंगे। तो दूसरा क्वार्टरिया होगा यकम अप्रैल से 31 मार्च, तीसरा यकम जुलाई से 30 जून, चौथा गलत हो गया, सॉरी ये वापस आए, हाँ सही कहा था वैसे मैंने, है ना। दूसरा यकम अप्रैल से 31 मार्च, तीसरा यकम जुलाई से 30 जून, चौथा
यकम सितंबर से, हाँ सही है। अब होगा क्या इसमें, होगा क्या इसमें, होगा कि जो पहले वाला है वो तो सही है, पूरे साल पैसे देगा, पूरे साल की सर्विस भी लेगा, तो उसके पूरे साल को हम इनकम में डाल सकते हैं। 990 लोग ऐसे हैं जिनके पूरे साल की सर्विस दे चुके होंगे, तो उसकी इनकम हम डाल देंगे। लेकिन इनके 9 महीने सर्विस दी जा चुकी होगी, 3 महीने लायबिलिटी, इनके 6 महीने की सर्विस दी जा चुकी होगी, और इनके 9 महीने की सर्विस लायबिलिटी यहाँ पे। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? लायबिलिटी निकालने के लिए यहाँ से कुछ नहीं मिलना, यहाँ से 3 माह, यहाँ से 6 माह, यहाँ से 9 माह, तो सही है। इनको सर्विस दे ली पूरे साल, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। यहाँ पे सर्विस दे ली 9 महीने, 3 महीने की लायबिलिटी, यहाँ पे सर्विस दे ली 6 महीने, तो 6 महीने की लायबिलिटी, पैसे इनसे लिए वैसे सारे साल के। ठीक है, यहाँ पे सर्विस दी हुई है सिर्फ 3 महीने की, 4th क्वार्टर वाले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सर्विस दी हुई थी, तो 9 महीने इनके लायबिलिटी करेंगे इंशाल्लाह। चले, अच्छा जी, ये पता नहीं क्यों कह रहा है कुछ जो मैंने छुपा दिया, अभी देखते हैं फिर बाद में। अब समरी ऑफ बैंक अकाउंट है, समरी ऑफ, जिसके अंदर क्या लिखता है जी, बैलेंस है ओपनिंग। ठीक है जी, ओपनिंग जनरल फंड कैलकुलेशन में जाएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये क्या मुसीबत होती है यार, हैं? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, किसी को पता है ये क्या हो रहा है? बोल दो। कैश बैंक में आया, हाँ, ट्रांसफर कैश को बैंक में जमा कराया है, ट्रांसफर तो नहीं होता, तो द्राज में से कौन सा ट्रांसफर, कैश को द्राज से निकाला है, बैंक में डाला है, वही बचपन वाली एंट्री, बैंक डिपॉजिट की एंट्री, बैंक डेबिट। इससे ये भी पता लग गया कि बैंक भी है और कैश भी है आज हमारा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये फिगर की एंट्री है, और साथ ही मैं इधर भी दिखाता चलूं, ये देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक भी है, कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक भी है। पैसे ज्यादा हो जाते हैं दराज में तो बैंक में जमा करा देते हैं, जैसे आप लोग करते हैं हमेशा। पैसे जब कम पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए आपको कैश में, तो बैंक से निकलवा के रख लेते हैं। तनख्वाहें देनी है जी, महीने का शुरू आ गया है जी, बैंक से पैसे निकाल ली। ठीक है, फिर सेल्स करते रहे वो कैंटीन के ऊपर, और सब्सक्रिप्शन इकट्ठी आ गई, मिसाल के तौर पे मार्च का महीना था, अप्रैल का महीना था, तो लोगों ने सब्सक्रिप्शन देनी शुरू की, पैसे ज़्यादा आ गए तो बैंक में जमा करा दें। ये तो चलता रहता है। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री हो रही है कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। लेकिन ये पता लग गया कि बैंक का लेजर भी है और कैश का लेजर भी आज है, तो फ्रॉड भी फिर कैश ही होता है, बैंक से नॉर्मली नहीं होता, अगर दोनों दिए हो तो। ठीक है अहमद भाई, नींद बड़ी आ रही है आप। अच्छा जी, उसके बाद रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड। ऐ की मुसीबत आ गई यार आज, ये क्या है, बैड डेट रिकवरी इनकम। आज कौन सा कैश लो है कि अदर इनकम में देखें उसने क्या किया, हम तो खुद बना रहे हैं, हम फटाफट क्या कर देंगे, हम इसकी एंट्री पास करेंगे, हुई पड़ी है, बल्कि बैंक डेबिट हुआ पड़ा है, उधर इनकम में क्रेडिट कर देंगे इसको, रिकवरी इनकम। बैंक का अकाउंट के अंदर पड़ा है ना, बैंक अकाउंट के अंदर, तो बैंक डेबिट रिकवरी इनकम क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, कैश का भी जिक्र नहीं आया। अच्छा, उसके बाद डिस्पोजल भी हुआ है, फिर मेंबरशिप फी रिसीव डायरेक्टली इन बैंक। ओ यार, ये क्या हो रहा है, हमने तो ये देखा था, ये देखो, हमने तो क्या देखा था, कितना टोटल रिसीव हुआ है, 33,000, यही हुआ है ना रिसीव, तो मैंने वहां से मेंबर्स निकाले, तो रिसीव कितना हुआ, ऊपर लिखा हुआ है रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर, मैंने टोटल कर दिया, टोटल रिसीव कितना हुआ, 33,000। तो बैंक में कितना आया पड़ा है, तो फिर बाकी कितने गया, वो कह रहे रिसीव्ड है, क्या कह रहा है, रिसीव्ड है, डायरेक्टली बैंक में 19,800 आया, तो बाकी फिर कैश में आया होगा, बाकी कैश में आया होगा। मैं पढ़ा दूं 1 मिनट यार, फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। लो जी, उसके बाद इंश्योरेंस है, रेंट एंड रेट्स हैं, यूटिलिटीज हैं, फ्री होल्ड लैंड खरीद ही डाला आपने, कैश विड्रॉल्स हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, एक्साइज इक्विपमेंट एसेट खरीदा है। नॉन करंट एसेट एक ये लैंड, और दूसरा नॉन करंट एसेट कौन सा है जी, इक्विपमेंट। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो भाई कोई मसला वही था जो बता दिया आपको सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट में। ओके, अच्छा, उसके बाद ये आप देखो, पैटी कैश अमाउंट्स पेड फ्रॉम, मतलब कैश अकाउंट से पेमेंट क्या हुई, सैलरीज कैश में से देते हैं, फिर कुछ छोटे मोटे खर्चे कैश में से करते हैं, तो ये सैलरीज डेबिट कैश क्रेडिट, छोटे मोटे खर्चे डेबिट कैश क्रेडिट, कैश का लेजर बनेगा। क्लब हैज अ टक वाली शॉप, एक वो पंजाबी में टक कहते हैं ना, गार्डर को है टक, लकड़ी का होता था, टक रखा हो, उसके नीचे शॉप है, टक शॉप। अच्छा, आप लोगों वाली, अच्छा इंग्लिश वाली टक शॉप, अच्छा ओके। क्लब हैज अ टक शॉप, जिसके ऊपर इतना मार्जिन वो अर्न करते हैं। ऑल सेल ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश,
मतलब कैश डेबिट सेल क्रेडिट होगा, बैंक में नजर भी नहीं आया था वैसे। ड्यूरिंग द ईयर इतना स्टॉक दबा दे। ओपनिंग बुक वैल्यू फिक्स एसेट वाज 28,000, एक्साइज इक्विपमेंट परचेज हुआ इस दिन, फिक्स एसेट हैविंग ओपनिंग बुक वैल्यू इतने बार डिस्पोज्ड ऑफ, फिक्स एसेट डेबिट, यार इतना आसान। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड दे दिया, ओके मेहरबानी, और फॉलोइंग कुछ और बैलेंसेस भी दे दिए, क्रेडिटर बता दिया, प्रीपेड रेंट और स्टॉक और टैक्स शॉप। तो सवाल में कोई इतनी जान नहीं है, लेकिन आप लोग बार फिर भी इसको बना लेंगे कुछ ना कुछ अपने, हैं है ना, खाम खाम में चीजें मुश्किल कर लेते हैं। FAR 1 का पर्चा सबसे आसान है, दिन में 100 बार ये कहा करो, है भी सही। CMA का इससे मुश्किल है, तो फिर इस पे मेहनत ज्यादा कर लो। अब क्या ख्याल है, ताकि ये भी पास हो जाए, वो भी हो जाए, और जो तीसरा जो चौथा रखा हुआ वो भी, तो सब पे मेहनत करनी, सारे पर्चे पास। CA करने के लिए सारे पर्चे पास कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने पूरे सेशन में आपको इतवार के अलावा कभी ये नहीं, मेरी कोशिश थी कि 1 से 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर होमवर्क रहे। अगर कोई अपने तो देखो विटामिन प्रोटीन की कमी है, वो अलग बात है, वो उनका टाइम ज़्यादा लगे, तो मैंने यही कोशिश की, क्योंकि सारे पर्चे आपसे पास करवाने हैं, ठीक है ना, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे पार्ट 2 शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं सवाल पूरा करें उसमें।